हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एल्यूरिंग शिक्षा द्वार पर। और आज मैं आसिम आदिल, आपका इंग्लिश टीचर, जो हम लोग आज बीए बीएड 2024-25 सेशन का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसके इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इंग्लिश किस लेवल की आती है। ठीक है, तो चलिए पेपर पर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में, द ओल्ड बिल्डिंग हैज बीन पुल्ड डाउन। ठीक है ना, ओल्ड बिल्डिंग को पुल्ड डाउन कर दिया गया है। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ देखिए कि इनसे कह रहा है कि इन दी अबव सेंटेंस हमें इस फ्रेज का यानी पुल्ड डाउन का मतलब बताना है। क्या हो गया पुल्ड डाउन? जैसे हम लोग दुकानों में जाते हैं शॉपिंग करने तो पुश और पुल लिखा होता है ना, तो आप समझ जाइए पुश का मतलब धक्का देना, पुल का मतलब अपनी तरफ खींचना। ठीक है ना, तो उससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, 100% ऐसा नहीं है, समझिए बात को कहना चाह रहा हूँ। पुल्ड डाउन की हमने क्या है, पुरानी बिल्डिंग है। जब पुरानी बिल्डिंग है तो उसका क्या किया होगा, पुल्ड डाउन, खींच लिया होगा नीचे। ठीक है ना, रस्सी पकड़ के तो नहीं खींचा होगा। ठीक है ना, जिस तरीके से आपने सुना होगा कैसे करते हैं, तो इसके हमें पुल्ड डाउन का सही मीनिंग बताना है। डिस्ट्रॉयड, रिनोवेटेड, डिमोलिश्ड या रूइंड। ठीक है ना, डिस्ट्रॉयड का मतलब का तबाह करना होता है। ठीक है ना, किसी चीज का तबाह कर दिया, किसी का करियर डिस्ट्रॉय कर दिया हमने। ठीक है ना, कोई बिल्डिंग तबाह कर दी, बम लगा दिया, उड़ा दी। ठीक है ना, तो वो डिस्ट्रॉयड हो गया। रिनोवेट करना, उसको रिनोवेशन कर दिया, उसमें जो दिक्कत थी या मेंटेन कर दिया उसको। ठीक है ना, कहीं दीवार खराब हो रही थी तो वो सही करा दिया, पेंट खराब था वो सही करा दिया, कहीं कुछ टूट रहा था, कोई फर्नीचर खराब था वो सही करा दिया, तो वो सब रिनोवेशन में होता है। ठीक है ना, लेकिन ओल्ड बिल्डिंग को हमने यहाँ पे पुल्ड डाउन करा है, नीचे ले आए हैं, तो रिनोवेशन तो नहीं होगा। ठीक है ना, तबाह करना हो सकता है। डिमोलिश्ड, ठीक है ना, डिमोलिश का मतलब होता है उसे गिरा देना किसी चीज को। ठीक है, जिस तरीके से हमने सुना था बीच में भी नोएडा में हुआ था, जो सुपरटेक के ट्विन टावर्स गिराए गए थे। ठीक है ना, और रियून का मतलब होता है, इसको इसका मतलब होता है बर्बाद करना। ठीक है ना, ये रियून मतलब पर्टिकुलरली किसी भी चीज के लिए यूज होता है, जिसको बर्बादी के लिए बारे में बात करते हैं, तो वहां पर हम ये रियून वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारा रियून वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि बिल्डिंग्स वगैरह या इस तरह की जो फिजिकल चीजें हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे। तो डिस्ट्रॉयड या डिमोलिश्ड, तो डिस्ट्रॉयड यानी कि मैंने बताया कि बम लगा के भी उड़ा सकते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय करना हो गया। ठीक है ना, ये किसी और तरीके से हमने जेसीबी चला दी तो वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन इस इंटेंशन से कि उसे नीचे गिराया गया क्योंकि बहुत पुरानी हो गई है। ठीक है ना, उसे हम कहेंगे डिमोलिश्ड। ठीक है ना, उसको बिल्कुल चकनाचूर करके नीचे कर दिया गया है, जो भी उसका सारा स्ट्रक्चर था वो नीचे ले आया गया है, इस वजह से कि ऊपर वो आगे और फर्दर नुकसान ना करे किसी आसपास के जो लोग हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक दी करेक्ट मीनिंग, हमें सही मीनिंग बताना है किसका, अंडरलाइन जो पार्ट है हमारे पास। अंडरलाइन पार्ट क्या है देखते हैं, बियर हाउस। व्हाट यू से बियर्स आउट माई आर्ग्यूमेंट, जो तुम कहते हो वो मेरा आर्ग्यूमेंट है। ठीक है ना, उसको बियर आउट करता है। बियर आउट जो हमारा प्रीपोजिशन है, ये फ्रेजल बियर आउट प्रीपोजिशन है, जो फ्रेजल वर्ब है हमारा बियर आउट, इसका मतलब होता है किसी चीज का सपोर्ट करना। ओके, तो अगर हम सपोर्ट से देखें यहाँ पे कौन कौन सी चीजें जो सपोर्ट से रिलेट करती हैं। सबसे पहले टॉलरेट यानी कि बर्दाश्त करना। विन मतलब जीतना। कंफर्म करना, ठीक है ना, यानी कि एक्सेप्ट करना उस चीज को, यानी कि जिसमें आपको बताया कि वो चीज सपोर्ट की जा रही है, कंफर्म किया जा रहा है कि हाँ जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिलायबल यानी किसी पे रिलाय करना, किसी पे डिपेंड रहना या भरोसा करना। तो बियर आउट यानी जो बियर्स आउट हमारे पास यहाँ लिखा है, इस फ्रेज का सही मीनिंग जो मतलब बनेगा वो बनेगा हमारा कंफर्म। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये सी वाला पार्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। द प्रिंसिपल कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन। कॉल्ड फॉर यानी कि उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन मांगा, तो प्रिंसिपल ने कहा कि भैया जो आपने कल ये हरकत करी है इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। ठीक है ना, जैसे बच्चे करते हैं कि वो स्कूल में जिस दिन लास्ट दिन होता है तो पंखे की पंखड़ी टेढ़ी कर देते हैं और जो फर्नीचर होता है वो तोड़ फोड़ कर देते हैं। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल ने बच्चों से उस चीज का एक्सप्लेनेशन मांगा है। ठीक है ना, तो जब कॉल्ड फॉर का मतलब हो गया मांगना। ठीक है, तो विजिट, कहीं हम कहीं जगह पे जाते हैं, ठीक है ना, तो उसे विजिट करते हैं। समन जो वर्ड है वो पर्टिकुलरली कोर्ट यूज करता है या सीनियर अथॉरिटीज यूज करती हैं जूनियर अथॉरिटीज के लिए, या कोई ऐसा जो एक्यूज्ड होता है बंदा उसके लिए करते हैं कि आपको कोर्ट समन भेजता है, कोर्ट आपको बुलाता है कि इस तारीख में आपको प्रेजेंट होना होगा, वो चीज होती है समन। रिकलेक्ट, जो चीज आपकी खो गई है या वो चीज बिखर गई है उसे दोबारा से कलेक्ट करना। और डिमांड, किसी चीज की मांग करना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल ने एक्सप्लेनेशन मांगा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया हमारे पास, डिमांड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट द मिसिंग प्रीपोजिशन, हमें प्रीपोजिशन इसमें फिल करना है। ठीक है ना, मुंबई इज डैश द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। मुंबई कहां पर है, हम सब जानते हैं मुंबई वेस्ट कोस्ट पर है, तो मुंबई इज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट कोस्ट के अंदर नहीं है, वेस्ट कोस्ट एट का मतलब होता है किसी जगह के, छोटी जगह की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि मुंबई इज एट महाराष्ट्र ऑन वेस्ट कोस्ट, ठीक है ना, तब हो जाता, लेकिन एट यहां नहीं आएगा।
ठीक, एट छोटी जगह के लिए वर्ड यूज होगा, विद यानी उसके साथ, तो मुंबई वेस्ट कोस्ट के साथ नहीं है, जैसे हम कहते हैं साथ में लग करके है, वो हम गलत बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो विद जो पर्टिकुलर किसी के साथ कोई काम हो रहा होता है तो वो ये वर्ड नहीं बनाएंगे, ये तीनों। हमारा जो सही आंसर है वो हो गया ऑन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट दी मिसिंग आर्टिकल, हमें मिसिंग आर्टिकल बताना है, ठीक है ना। क्रिकेट इज माय फेवरेट स्पोर्ट, क्रिकेट मेरा सबसे फेवरेट स्पोर्ट है, ठीक है। आई प्ले वंस और ट्वाइस डैश अ वीक, डैश वीक इफ आई कैन, मैंने आंसर बता दिया गलती से, ठीक है। अब यहां पे जो हम कह रहे हैं क्रिकेट में से, मैं कह रहा हूं क्रिकेट मेरा फेवरेट स्पोर्ट है, मैं उसे 1 या 2 बार खेलता हूं हफ्ते में, ठीक है, हम ऐसे ही बोलते हैं, तो हफ्ते में यानी कि हम 1 हफ्ते की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्रिकेट इज माय फेवरेट स्पोर्ट, आई प्ले वंस और ट्वाइस डैश वीक इफ आई कैन, ठीक है ना। तो इन ट्वाइस इन वीक तो नहीं होगा, ठीक है। अ वीक जैसे मैंने कहा 1 हफ्ते में, यानी कि हफ्ते में 1 बार तो यानी 1 हफ्ते सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ट्वाइस अ वीक इफ आई कैन, अगर मैं खेल सकता हूं, ठीक है, खेल सकता हूं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिजी रहता होगा कोई बंदा जो इस बारे में बात कर रहा है। एट और ऑन मैंने बता दिया, ऑन किसी चीज के ऊपर होती है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं कि बिल्ली टेबल पे बैठी है, तो बिल्ली अगर बैठी है तो कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, ठीक है ना। एट यानी छोटी जगह के लिए कोई आदमी कहीं रहता है, कोई चीज कहीं रखी है, तो एट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई डोंट माइंड, ठीक है, होम बट आई वुड रादर गेट अ टैक्सी, ठीक है ना। मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना, डैश होम बट आई वुड रादर गेट अ टैक्सी, लेकिन मैं टैक्सी प्रेफर करूंगा, प्रेफर यानी कि मैं ये ज्यादा कंपैरेटिवली ये बेहतर रहेगा कि मैं टैक्सी ले लूं, ठीक है ना। किसके कंपैरेटिवली, यानी घर जाने का जो दूसरा रास्ता है उसके, अब दूसरा रास्ता क्या है वो देखना है हमें, तो ब्लैंक है वो वही दूसरा रास्ता है। आई डोंट माइंड वॉक्ड, वॉक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ठीक है ना। अब आई डोंट माइंड के साथ नहीं आएगा क्योंकि माइंड ही यहाँ पे वर्ब आ गया है, ठीक है ना। माइंड यहाँ पे हमारा मेन वर्ब माइंड है, ठीक है ना, कि मैं माइंड नहीं करूंगा, तो जब मेन वर्ब माइंड है तो इसी की सेकंड थर्ड फॉर्म जो भी आती वो इसकी आती, और यहाँ डोंट आ रहा तो जो है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट है। तो वॉक्ड है, वॉक ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, वॉक्स ये ही शी इट के साथ आएगा, वॉकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है हमारे पास, ठीक है, आई डोंट माइंड जब हमारे पास वर्ब पहले दे रखा होता है और हमें कोई और काम करने की बात कर रहे होते हैं, तब हम उसके लिए वॉकिंग यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ब होता है मेन वर्ब के साथ, ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूं कि आई डोंट लाइक प्लेइंग फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, तो आई डोंट लाइक है, तो जो लाइक है हमारा वो मेन वर्ब है, उसके बाद क्या करना पसंद नहीं है, प्लेइंग फुटबॉल, खेलना, यानी कंटिन्यूअसली खेलते रहो ना फुटबॉल को, या जो हमें पैदल चल के जाना है घर तक तो चलते रहेंगे पैदल, कोई काम कंटिन्यूअसली किया जा रहा है ना, इसके लिए। तो आई डोंट माइंड वॉकिंग होम बट आई वुड रादर गेट अ टैक्सी, लेकिन मैं टैक्सी लेना पसंद करूंगा या टैक्सी से जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। Fill in the blanks with the most appropriate option, ठीक है। The empire made his decision and refused his mind, ठीक है। अब एम्पायर ने क्या करा, डिसीजन ले लिया और रिफ्यूज कर दिया, किस चीज के लिए, अपने माइंड के लिए। माइंड के लिए क्या रिफ्यूज करा, चेंजिंग हिज माइंड। अभी जैसे कि हमने देखा कि भैया वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना। तो अगर हम कोई काम करते रहते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो आपके दिमाग में एक बार ये वाला ऑप्शन चल रहा होगा, चेंज नहीं है, टू चेंज हो सकता है, यही बताएंगे क्यों, टू चेंजिंग, ठीक है ना, इसको ही बताते हैं, ठीक। तो द एम्पायर ने अपना डिसीजन मतलब बना लिया कि हाँ मेरा डिसीजन ये है कि आउट है, आपके नॉट आउट है, जो भी है, ठीक है ना, और रिफ्यूज कर दिया, किस चीज के लिए, जब यहाँ पे रिफ्यूज किया, यानी कि एम्पायर ने डिसीजन बना लिया था और रिफ्यूज। अब यहाँ पास्ट टेंस की बात करें, अब हमें ये काम फ्यूचर में नहीं करना, ये कोई काम हमें हैबिट में नहीं है, जैसे आई डोंट लाइक प्लेइंग फुटबॉल, तो मुझे आदत ही नहीं है उस चीज की खेलने की, ये पसंद नहीं है उसका खेलना, तो रिफ्यूज के साथ चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि हमें ये काम रेगुलर नहीं करना है। चेंजिंग यानी कि कोई काम रेगुलर चेंज किया जा रहा है, वो रेगुलरली वो चीज नहीं हो रही है, तो इसलिए चेंजिंग ऑप्शन नहीं होगा। चेंज तो मैं आपको समझा चुका हूं कि भैया हमारा जब मेन वर्ब आ गया उसके साथ ये दूसरा वर्ब नहीं आएगा, ठीक है, इसकी आईएनजी फॉर्म आएगी। तो आईएनजी फॉर्म टू के साथ नहीं आ सकती क्योंकि टू के साथ जब कोई वर्ब लगता है हमारा तो वो फर्स्ट फॉर्म में यूजुअली आता है, जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है। वो ये वाला फॉर्म होता है फर्स्ट फॉर्म, वो ये फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इसका सही आंसर वो हमारा है टू चेंज, ठीक है ना। जिस तरीके से हम बोलते हैं कि आई वेंट टू स्टेशन टू रिसीव माई फ्रेंड, मैं स्टेशन गया अपने दोस्त को लेने के लिए, ठीक है ना। टू रिसीविंग माई फ्रेंड नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो रिसीविंग इसका जो है वो सही ऑप्शन है, वो टू चेंजिंग इसका जो है सही ऑप्शन नहीं है, इसका सही ऑप्शन है टू चेंज, ठीक है। जो इन्फिनिटिव हमें यहाँ पर फिल करना है वो इसका सही ऑप्शन है,
द कंप्लीट द सेंटेंस, द फिल्म वॉज रियली बोरिंग, इट वॉज डैश आई हैव एवर सीन। जैसे कि आपका दोस्त आपको कोई पिक्चर दिखाने ले गया, बहुत अच्छी पिक्चर देखने चलना है, ठीक है, और देख कर आए पिक्चर इतनी शानदार कि फिर आपका तो मूड ही खराब हो गया। तो जब मूड खराब होता है तो अपने दोस्त से क्या कहते हैं, इतनी घटिया पिक्चर थी, ऐसी घटिया पिक्चर मैंने जिंदगी में नहीं देखी। तो वो जिंदगी में ऐसी घटिया पिक्चर नहीं देखी, यानी कि आज तक आपने जितनी पिक्चर देखी इससे घटिया तो नहीं थी कोई, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं द फिल्म वॉज रियली बोरिंग, बहुत बोरिंग थी। इट वॉज डैश आई हैव एवर सीन, मैंने अभी तक जितनी देखी है, आई हैव एवर सीन, देख चुके जो। मोस्ट बोरिंग फिल्म, ठीक है, मोस्ट बोरिंग हो सकता है, मोस्ट यानी कि सबसे टॉप लेवल की चीज है, तो मोस्ट बोरिंग सबसे टॉप बोरिंग है, ये ऑप्शन हो सकता है। द मोर बोरिंग, मोर बोरिंग यानी जब हम दो में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है ना, मोस्ट में यानी कि हम इसका कंपैरिजन बाकी सबसे कर रहे हैं, तो मोर में दो में ऑप्शन आएगा, हमारा कंपैरिजन आएगा, तो ये नहीं है। द फिल्म मोर बोरिंग, ठीक है ना, इट वाज, जब इट ही आ गया तो फिर ये जो सब्जेक्ट है जो हम फिल्म की बात कर रहे हैं और यही द फिल्म इट है, तो इट के बाद यहाँ फिर दोबारा से द फिल्म नहीं आएगा सेंटेंस में, दो बार एक ही सेंटेंस सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में कैसे आएगा, ठीक है। द मोस्ट बोरिंग फिल्म, ठीक है ना। अब द मोस्ट का मतलब ये है कि हम बाकी सबसे कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि ये द मोस्ट, ठीक है ना, सबसे ज्यादा बुरी थी, तो इट वाज द मोस्ट बोरिंग फिल्म आई हैव एवर सीन, या मोस्ट बोरिंग फिल्म, ठीक है, मोस्ट हो लेकिन नहीं होगा, ठीक है, इसलिए द मोस्ट होगा क्योंकि इसका कंपैरिजन अभी तक हमने जितनी देखी है, ठीक है ना, उनके साथ है, तो इसका आंसर है द मोस्ट बोरिंग फिल्म आई हैव एवर सीन। द इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम पर्टिकुलरली सिर्फ इस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ठीक है ना, ही इज द बेस्ट टीचर ऑफ द स्कूल, इस तरीके से। द फर्स्ट रेलवे ब्रिज, द ब्रिज नहीं है, द फर्स्ट रेलवे वॉज बिल्ट बाई जॉर्ज स्टीफेंसन, ठीक है ना, फर्स्ट रेलवे वॉज बिल्ट बाई, ये हमारा देखिए अब ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, ओके, ये पैसिव फॉर्म है हमारे पास, ठीक। अब इसका हमें एक्टिव वॉइस बतानी है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो अब आप देखिए जैसे कि हमारा फर्स्ट वॉज बिल्ट लिखा है, यानी कि मान लीजिए द फर्स्ट रेलवे जो है वो सब्जेक्ट है, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस बाई, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट रेलवे बाई तो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट ने बनाया है ये। तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने, यानी पहली रेलवे जो थी वो जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाई थी, ठीक है। तो इसका जो एक्टिव वॉइस होगा जब हम यहाँ पे वॉज कर रहे हैं तो वो हमारा, ठीक है, सिंपल पास्ट में चेंज होगा, ठीक है। जब हम इस एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तब उसमें समझेंगे कि हमारे जितने भी एक्टिव वॉइसेस होती हैं उनका पैसिव में क्या फॉर्मेट होता है और एक्टिव में क्या फॉर्मेट होता है। तो एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में जो चेंज होता है, तो इसमें सिंपल पास्ट लगता है, ठीक है। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट तो अपनी जगह पे इधर आ जाएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, जॉर्ज स्टीफेंसन सब जगह आ रहा है, ठीक है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी बिल्ड, ठीक है ना, तो बिल्ड है, बिल्ड की सेकंड फॉर्म भी बिल्ड ही होती है, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म है बिल्ड और फर्स्ट फॉर्म है बिल्ड, BUILD, ठीक है, और थर्ड फॉर्म तो यही है, थर्ड फॉर्म भी यही हो गई, ठीक है ना। तो बिल्ड हमारी फर्स्ट फॉर्म है और हेड बिल्ड, जिसमें आपको बताया हेड नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये हेड वाला ऑप्शन गलत होगा, बिल्ड ऑप्शन गलत होगा, स्टीफेंसन बिल्ड द फर्स्ट, ठीक है ना, हेज नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन गलत होगा। तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन है वो है सी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, सी वाला ऑप्शन, जॉर्ज स्टीफेंसन बिल्ट द फर्स्ट रेलवे, जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहली रेलवे फर्स्ट रेलवे बनाई थी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पास्ट की बात कर रहा है। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, हम इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, दे हैव प्लेड सिंस 4 o'clock, दे विल बी प्लेइंग सिंस 4 o'clock, ठीक है, ये दोनों हो गया। दे विल हैड प्लेड सिंस 4 o'clock, ठीक है। अब हम देखें हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि वो खेल रहे हैं 4 बजे से, ठीक है ना। तो खेल रहे हैं हम इस तरीके से बात करते हैं, तो जब हम ये खेल रहे हैं कहेंगे तो ऑब्वियसली बात है प्रेजेंट में आ जाएगा। तो जब प्रेजेंट में आएगा तो ठीक, ये ऑप्शन नहीं होगा विल, फ्यूचर वाला, ठीक है। अब दे हैव प्लेड या दे हैव बीन प्लेइंग, ठीक है ना। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट बनाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम नहीं आता है, ठीक है ना, कोई काम जस्ट हुआ होता है कि मैं अभी अभी घर आया हूं, ठीक है ना, मैंने अभी अभी अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, ठीक है ना। तो वो चीज हम प्रेजेंट परफेक्ट में बात करते हैं जो चीज जस्ट 1-2 मिनट पहले या थोड़ी बहुत देर पहले हुई होती है। तो इसका आंसर ये नहीं है, तो इसका आंसर सही है दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस जो भी होते हैं उनके साथ सिंस या फॉर के साथ टाइम लगता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया हमारा, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, वो 4 बजे से खेल रहे हैं,
कंटिन्यूअसली। अभी 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, उससे मतलब नहीं, लेकिन अभी भी वो खेल ही रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि हम लोगों का एक बैच शुरू हो रहा है 14 नवंबर से, फाइटर बैच, स्पेशली फॉर BA B.Ed स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे एप्लीकेशन पे आप विजिट करें। ठीक है, ये नंबर आपको प्रोवाइड किया हुआ है, इस नंबर पे आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको पूछिए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, दी मदर आस्क्ड, मदर ने पूछा किससे, हर सन, अपने बेटे से, वेयर ही हैड बीन, वो कहां था, ऑल आफ्टरनून, पूरे दोपहर वो कहां था। ओके, दी अबव सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच वुड बी, इसमें अब ये इनडायरेक्ट में लिखा है। ओके, हम समझ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्टली हम कोई बात कोई हमसे कहता है, ठीक है ना, जैसे कि हमारे टीचर ने कहा कल स्कूल की छुट्टी रहेगी। ठीक है, हमने घर जाके अपनी घर वालों से क्या कहा, टीचर ये कह रहे थे कि कल स्कूल की छुट्टी रहेगी, तो उन्होंने हमने अपने कहा कि वो ऐसा कह रहे थे कि कल स्कूल की छुट्टी रहेगी, तो वो जो के होता है वही यहाँ पर ये पे पर्टिकुलरली जो डेट की जगह यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे ये इनडायरेक्ट फॉर्म है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट फॉर्म है, तो मदर सेड टू हर सन, मदर सेड टू हर सन, मदर सेड टू हर सन, मदर सेड टू हर सन। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है ना, यानी मदर आस्क्ड हर सन, यहां तक हमारा जो है वो क्वेश्चन, इसका जो चेंज होगा वो ये होगा, ये बिल्कुल सही है। अब हमें इनमें देखना है कि हमें कहां पर क्या चेंज रखना है। तो अब अभी देखिए वेयर ही हैड बीन आ रहा है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है और पास्ट परफेक्ट लगा है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कब लगता है, ठीक है, जब हम सिंपल पास्ट से जाते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर ये हैव आ रहा है, वेयर यू हैड बीन, यू हैड बीन अगर होगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन मार्क इसमें लगा भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। ठीक, माने जब आस्क्ड करा है तो यानी कि पूछा है, तो क्वेश्चन सब में आना चाहिए। ठीक है, अब इन तीन में क्वेश्चन आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पास्ट परफेक्ट है, तो ये सिंपल पास्ट से चेंज होता है। डायरेक्ट स्पीच अगर हमारी सिंपल पास्ट में होती है, तो वो जब इनडायरेक्ट में होती है तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाती है। तो ये हैव आ रहा है जो प्रेजेंट का हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा कट गया। ठीक है, अब हम ये देखने वेयर वर यू बीन, वेयर हैड यू बीन। ठीक है ना, वेयर हैड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट में आएगा, तो इसका सही आंसर आएगा वेयर वर यू बीन। ठीक है, तो इसका इस 11th क्वेश्चन का सही आंसर हमारा बी वाला पार्ट है। द मदर आस्क्ड क्वेश्चन वेयर वर यू बीन ऑल आफ्टरनून, तुम कहां थे पूरी दोपहर। समथिंग विच इज टॉपसी टर्वी मीन्स, टॉपसी टर्वी का मतलब होता है जो चीज बहुत ही ज्यादा अव्यवस्थित तरीके से रखी होती है। जैसे कि कुछ हॉस्टल के लड़के होते हैं, उनके रूम्स होते हैं ना, और कहने की बात है, ठीक ना, बहुत लड़कों पे नहीं भी होता है कभी कभी टाइम, और कुछ तो आलसी होते भी हैं। ठीक, तो बहुत चीजें जब गलत तरीके से रखी होती हैं, ठीक है ना, प्रॉपर मेंटेन ऑर्डर में नहीं चीजें होती हैं, उनको कहते हैं। ठीक है, तो टॉपसी टर्वी का मतलब क्या है, ऑन द टॉप, किसी चीज के ऊपर। ठीक है, डिसऑर्डर यानी कि ऑर्डर उनका सही नहीं है, डिसऑर्डरली सामान को भी जो है वो उबड़ खाबड़ तरीके से रखा हुआ है, अनटाइडी, साफ नहीं है कोई चीज। अरेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, किसी चीज को टॉप टू बॉटम अरेंज किया है, ठीक है ना, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो आप समझ गए हमारे जो हमने ऑप्शंस का जो मीनिंग समझा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा, डिसऑर्डरली, यानी कि बी वाला ऑप्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब, हमें इस प्रोवर्ब यानी कि जो हम लोकोक्तियां जो हम कहते हैं, कहावत जो होती है, ठीक है ना, उसको पूरा करना है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प डैश, भगवान उनकी मदद करते हैं जो क्या करते हैं, हु हेल्प अदर्स, हु हेल्प देमसेल्व्स, हु हेल्प द पुअर, हु हेल्प द नीडी। ठीक है ना, जो गरीबों की मदद करते हैं, जो जरूरतमंदों की मदद करते हैं, या जो दूसरों की मदद करते हैं, या हु हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है ना, तो अब यहां पर अगर हम समझें इस चीज को कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प, अब गरीबों की मदद करेंगे तो भी भगवान मदद करेंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे तो भी भगवान मदद करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे तो भी भगवान हमारी हेल्प करेंगे। तो फिर इसका आंसर सही क्या होगा। तो हमारी जो कहावत है वो ये है कि भगवान आपकी मदद करेंगे जब आप खुद भी अपनी मदद करेंगे, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ भगवान के भरोसे नहीं बैठ सकते, या ऊपर वाले के भरोसे नहीं बैठ सकते, किसी चीज के लिए हमें खुद भी अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो कहावत है वो इस तरीके से है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया इसका, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इसका सही ऑप्शन है बी वाला पार्ट। इफ एबिलिटी इज टू इनएबिलिटी, अब आप देखिए एबिलिटी यानी कि किसी काम को करने के काबिल हैं हम, और इनएबिलिटी किसी काम को करने के काबिल नहीं है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। अरे तो ऑटोनॉमली ये एंटोनिम है। ठीक है, बाई कर दिया इसको।
ठीक है, तो ये एंटोनिम है। तो हमें अब यहां पर ये बताना, जिस तरीके से एबिलिटी इनएबिलिटी से जुड़ा हुआ है, तो डिलीजेंट किससे जुड़ा हुआ है? डिलीजेंट का मतलब होता है कि कोई आदमी बहुत ही ज्यादा लेबोरियस है, लेबोरियस जिसे कहते हैं, यानी कि बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, ठीक है ना, उस चीज के लिए। तो अब डिलीजेंट का मतलब अगर हार्ड वर्किंग हो गया तो इसका अपोजिट आप हम समझते ही हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं डिलीजेंट इज टू लेबोरियस, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। लेजी यानी कि बहुत ही आलसी, तो डिलीजेंट का अपोजिट क्या हो गया? आलसी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। ऑकवर्ड यानी कोई चीज अजीब होती है, मॉडेस्ट यानी कि कोई चीज अच्छी होती है, अच्छी यानी कि जिसका बिहेवियर बहुत ही नरम व्यवहार वाला जो बंदा होता है उसे कहते हैं मॉडेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। आई एम डिलाइटेड दैट यू पास्ड योर एग्जाम, तो इस सेंटेंस में हमें यू पास्ड योर एग्जाम क्या है ये बताना है, ठीक है ना। अब आप देखिए, ये दो सेंटेंस है। आई एम डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हूं कि तुमने अपना एग्जाम पास कर लिया। इसमें हमें ये बताना है कि यू पास्ड योर एग्जाम जो है, जो ये अंडर ये जो फ्रेज है, यानी ये जो फ्रेज यानी कि जो पार्ट है, ये क्या चीज है? ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, या नाउन फ्रेज है, ठीक है। पहली चीज तो ये हम समझेंगे नाउन क्लॉज क्या होता है। नाउन क्लॉज ये होता है कि वो एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसके अंदर के सब्जेक्ट भी आ रहा हो और वर्ब भी आ रहा हो। सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट यानी उसका नाम आ रहा होगा, नाउन आ रहा होगा, सब्जेक्ट यानी कि नाउन, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट आ रहा हो, और अगर उस पार्ट को अलग कर दे तो वो अपने आप में एक मीनिंगफुल चीज बना दे, यानी मीनिंगफुल सेंटेंस बना देता है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी कि जिस सेंटेंस में अगर हम इसको निकालेंगे, ठीक है ना, तो ये अलग हो जाएगा, यानी कि ये एक प्रॉपर मीनिंग नहीं बनाएगा। दूसरी चीज, अगर इसको सेंटेंस में रखेंगे तो सेंटेंस में पहले जिस चीज के बारे में बात करेंगे उस चीज की ये प्रॉपर्टीज बताएगा। एडवर्ब भी वही होगा, ठीक है ना। जिस सेंटेंस में ये रखा हुआ है एडवर्ब क्लॉज, वो पहले उस सेंटेंस के दो हिस्सों में होगा, या तो पहले हिस्से में होगा या बाद वाले हिस्से में होगा, ठीक है। तो ये जिस भी हिस्से में रहेगा उसके दूसरे वाले हिस्से की जो ये वर्ब है उसकी क्वालिटी बताएगा। नाउन फ्रेज जो होता है, ठीक है ना, इसमें वर्ब नहीं होता है, ठीक है, वर्ब इसमें नहीं होता है नाउन फ्रेज में, ओके। अब हम देखते हैं कि नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज क्या है ये, ठीक है। आई एम डिलाइटेड, मैं खुश हूं, ठीक है। दैट यू पास्ड योर एग्जाम, अब हम ये चीज को समझिएगा। अब ऑप्शन हम इजीली समझ जाएंगे डायरेक्ट, कि मैं बहुत खुश हूं कि तुमने अपना एग्जाम पास कर लिया। हमें यू पास्ड योर एग्जाम बताना था। हमें देखते हैं यू क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। अगर वर्ब है तो इसमें वर्ब नहीं है, तो ये तो कट गया, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन हमारा कट गया। यू पास योर एग्जाम, तुमने अपना एग्जाम पास कर लिया। अगर हम इसको अलग कर देंगे तो मैं किसी से कह रहा हूँ कि यू पास योर एग्जाम, तुमने अपना एग्जाम पास कर लिया, किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं मैं किसी का रिजल्ट देख के आ रहा हूँ और उसको आके अपने दोस्त को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा और इसकी मीनिंग, ये मीनिंगफुल भी है, ठीक। तो ये नाउन क्लॉज हो जाएगा, ठीक। अब एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज क्यों नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसका आंसर पहले तो हमारा ये है कि नाउन क्लॉज हो गया। एडजेक्टिव क्लॉज क्यों नहीं है? एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज इसलिए नहीं है क्योंकि मैं खुश हूं, किस लिए खुश हूं, या मेरी खुशी जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, कि मेरी खुशी की लेवल कितना है, ठीक है ना, या जो डिलाइटेड हूं मैं वो किस तरीके से हूं, ठीक है ना, वो चीजें नहीं बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा नाउन क्लॉज है। इसको अगर इस पूरे हिस्से को अगर अलग कर देंगे तो ये अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएगा, और इस सेंटेंस में कहीं पर भी एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है ना, इसके बारे में जिक्र नहीं हो रहा है, इसलिए एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही काइंडली वेटेड फॉर मी, ठीक है, फॉर एन आवर, यहां पे आवर है, ठीक है ना। उसने काइंडली वेट किया मेरे लिए 1 घंटे तक। अब अंडरलाइन वर्ड्स का हमें बताना है किसका एग्जाम्पल है। अब आप सिर्फ ये देखिए, ही काइंडली वेटेड, वेटेड यानी उसने आपका इंतजार किया, काइंडली यानी कि बहुत ही आराम से, ठीक है ना, गुस्सा नहीं हुआ वो 1 घंटे वेट करने के बाद भी, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि ये काम किया उसने, यानी कि वर्ब जो है वो हुआ है, और वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। जैसे ये कहते हैं ना कि आई रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, तो रन तो मेरा वर्ब है और वेरी फास्ट जो है वो हमारा एडवर्ब है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, डिग्री या मैनर, ठीक है ना, कोई काम किसी तरीके से किया जा रहा है काइंडली, ठीक है ना, तो ये हमारी मैनर होता है, कहते हैं कि मैनर्स जो होते हैं काइंड नेचर जैसे होता है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसका आंसर एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, ठीक है, एडवर्ब प्लेस नहीं है, जगह नहीं है, डिग्री नहीं है, ठीक। इसका सही आंसर क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, जिस तरीके से कर रहे हैं वो काम। पिक दी ऑड वन आउट। अब इसमें पहले तो हमें इन सारे वर्ड्स का मतलब समझना पड़ेगा। स्ट्रट का मतलब होता है, बिल्कुल अगर हम हिंदी, शुद्ध हिंदी में देखेंगे तो अकड़ में चलना, ठीक है। हॉबल का मतलब होता है लंगड़ा के चलना, ये तो भैया हो गया अकड़ में चलना है, ठीक, ये लंगड़ा के चलना है।
स्ट्राइड का मतलब होता है जब पानी भरा होता है सड़कों पे बरसात के बाद हम लंबी लंबी छलांगे लेके छई छपा छई करते हुए चलते हैं ना, तो ये वो होता है लंबी छलांग के साथ चलना, ठीक है ना, जो लंबी छलांग लिख दे रहा हूं मैं। तो ये हो गया हमारा लंबी छलांग के साथ चल रहे हैं। और स्क्वीक का मतलब होता है बहुत तेज चीखना, ठीक है ना, जब घर में छोटा भाई बहन कोई हमारी चीज छीन लेता है तो चीखते हैं ना उसके ऊपर, वो हमारा स्क्वीक हो गया, तो वो होता है स्क्वीक, ठीक। तो हमारा इसमें जो ऑड वन है वो स्क्वीक है, वो इसलिए है क्योंकि इसमें हर तरीके से चलने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें हर तरीके से हम चलने की बात कर रहे हैं ऊपर के तीनों ऑप्शंस में, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, चीखने की बात कर रहे हैं, तो हमारे ये तीनों ऑप्शंस तो सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑलमोस्ट। चलने की बात कर रहे हो, टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, यहाँ पे चीख रहे हैं या चलने की बात नहीं हो रही है, तो ये हमारा बिल्कुल ऑड वन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्माइल। एज मैरी एज क्या होता है, तो सिंपल चीज है, एज मैरी एज क्रिकेट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्रिकेट देख के लोगों को बहुत खुशी होती है, तो एज मैरी एज क्रिकेट यानी कि बहुत ही ज्यादा चीयरफुल जो चीज होती है, बहुत ही ज्यादा खुशी देने वाली जो चीज होती है, उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं, एज मैरी एज क्रिकेट, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, एज फास्ट एज एन हॉर्स, ठीक, इस तरीके से बहुत तेज कोई घोड़े की तरह दौड़ता है। द टर्म बर्जियोइज मीन्स, ठीक है ना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, बर्जियोइज यानी कि होता क्या है कि जो हमारे कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने वो कुछ, कार्ल मार्क्स के बारे में सुना होगा, पॉलिटिकल थिंकर हैं वो, ठीक है ना, वो उस तरीके से कुछ थ्योरी देते थे, तो अभी जो थ्योरी देते थे उनमें सोसाइटीज को, जो सोसाइटी होती है हमारे समाज, उसको दो हिस्सों में बांट दिया था, बर्जियोइज और प्रोलेटेरिएट यानी कि जो गरीब लोग होते हैं, बर्जियोइज जिनके पास पैसा होता है, ठीक है ना, तो उसी से बना है हमारा ये बर्जियोइज जो वर्ड है, वो यहीं से आया है, ठीक है। तो बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, बिलोंगिंग टू द पुअर, पुअर तो नहीं है इसमें, होता है बिलोंगिंग टू रिच क्लास, बिलोंगिंग टू एलीट क्लास, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिच क्लास हमारा जो है वो सही आंसर है, ठीक है। कुछ जगहों पे बर्जियोइज का मतलब मिडिल क्लास भी होता है, ठीक है, एलीट क्लास को नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एलीट जो लोग होते हैं, बहुत ज्यादा रिच, मुकेश अंबानी अडानी की तरह। रिच क्लास यानी कि जो अमीर लोग हैं, जिनके पास कुछ पावर्स हैं, ठीक है, और कुछ चीजों को सोसाइटी में होल्ड करते हैं, तो बर्जियोइज का मतलब हमारा बिलोंगिंग टू द रिच क्लास। फिलिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट मॉडल इन द सेंटेंस, हमें इसमें प्रॉपर मॉडल इसमें फिल करना है। यू डैश सेंड एन एक्यूरेट इनकम टैक्स रिटर्न, तो मैं एक सेंड एन एक्यूरेट यानी सही इनकम टैक्स रिटर्न भेजना चाहिए, या भेजना था, आगे भेजना होगा, ठीक है ना। तो अभी यहां पर हम सिंपल उसकी बात कर रहे हैं। यू और सेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो यानी कि सिंपल प्रेजेंट है। यू शुड सेंड एन एक्यूरेट इनकम टैक्स, यू कुड यानी कि तुम भेज सकते थे, ठीक है, तुम्हें भेजना चाहिए, यू वुड तुम भेजते, यू वुड सेंड, यू माइट यानी कि किसी चीज की पॉसिबिलिटी 50-50 है, ठीक है ना। यू माइट सेंड यानी तुम भेज सकते थे और नहीं भी भेज सकते थे, दोनों की पॉसिबिलिटी बराबर है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि और चलो कहीं घूमने चलने किसी दोस्त के पास, ही माइट बी एट होम, हो सकता है वो घर पे हो सकता है वो नहीं हो, तो वहां माइट यूज करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट जो बन रहा है वो बन रहा है यू शुड, तुम्हें सही इनकम टैक्स रिटर्न भेजना चाहिए। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना, जब कोई बिजनेसमैन होते हैं वो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, नॉर्मल लोग भी और भी सर्विस वाले भी करते हैं। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑस्टियर, ठीक है ना, हमें यहाँ एंटोनिम बताना है, एंटोनिम का मतलब हमें अपोजिट बताना है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा, एंटोनिम सिनोनिम जब लिखकर आएगा, ठीक है, एग्जाम में बहुत प्रेशर रहता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ऑस्टियर का मतलब क्या होगा, ऑस्टियर का मतलब यह होता है कोई आदमी या कोई भी चीज जो बहुत ही सिंपल लिविंग होती है, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, बहुत ही लेविश लाइफ, बहुत ही रिच लग्जरियस लाइफ जो होती है, ठीक है ना। तो एंटोनिम का अपोजिट वर्ड हमें ढूंढना है, कंफर्टेबल, ठीक है, आरामदायक तो सिंपल लिविंग भी हो सकती है, ठीक है ना, सिंपल तरीके से रहना तो हमारे लिए आरामदायक है। लेकिन लेविश यानी कि बहुत ही जो है बताया रिच लग्जरियस लाइफ, तो इसका एंटोनिम हो गया हमारा, या अपोजिट हो गया हमारा लेविश, ठीक है। तो ऑस्टियर जो है इसका एंटोनिम लेविश हो गया। पेनफुल यानी कि जो बहुत दर्द देता है, होमली यानी कि जो बिल्कुल हमें घर जैसा महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। कंगारू, जोए, हॉर्स, काफ, एलिफेंट, किड, डियर, मेयर, ठीक है ना। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो एनिमल्स लिखे हैं, इनके ये ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों के नाम लिखे हैं, आप ही समझो, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि कौन सा इसमें सही पेयर बना रहा है और कौन सा इनमें अलग पेयर, हमें अलग है। तो अब इसमें अलग 3 अलग होंगे, एक सही होगा, तो इसमें हमें सही ढूंढना है। कंगारू, उसके बच्चे का नाम जोए होता है, जैसे कैट का किटन होता है, इस तरीके से है, ठीक है ना। डॉग का पपी होता है। हॉर्स, ठीक है ना, हॉर्स का क्या होता है, हॉर्स का होता है फोल, ये काफ नहीं होता है, इसका होता है फोल। और जो काफ होता है वो होता है हमारे पास एलिफेंट के बच्चे का नाम होता है काफ, ठीक है।
और डियर का होता है, डियर का क्या था, फोन, इसका है फोन। स्पेलिंग थोड़ी सी अलग हो रही है। तो डियर के जो बच्चा होता है उसका नाम होता है फोन। तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे अलग हैं, ठीक है ना, क्योंकि किड तो एलिफेंट के, वो ह्यूमन के बच्चे का नाम होता है, एलिफेंट के बच्चे का नाम काफ होता है। तो हमारा जो करेक्ट पेयर है वो है कंगारू, कंगारू के बच्चे का नाम जॉय, ये ऑफ स्प्रिंग कहते हैं जिसको, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर कभी कभी हो जाए ऑफ स्प्रिंग लिख के आ जाए इस तरीके के क्वेश्चंस में, तो इसका सही आंसर है हमारा ए वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब, वही कहावत, व्हाट कैन नॉट बी डैश मस्ट बी एंड्योर्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज है। व्हाट कैन नॉट बी डैश मस्ट बी एंड्योर्ड, यानी कि किसी चीज को झेलना, उस चीज को फेस करना, ठीक है ना, अपने आपको पेशेंटली, ठीक है ना, कंसिस्टेंटली उस चीज के प्रति एफर्ट लेते रहना, और उस वक्त से आगे निकलने के वक्त, यानी कि कोई मुश्किल समय से आगे निकलने के लिए, उस मुश्किल समय से आगे बढ़कर अपनी जो भी एम है उसे हासिल करने के लिए जब हम बात करते हैं तो वहां एंड्योर की बात करते हैं। हमने क्या सुना होगा, एंड्योरेंस, ठीक है ना। तो वो इंटरनल या मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो व्हाट कैन नॉट बी डैश मस्ट बी एंड्योर्ड, अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं, ठीक है। जब नजरअंदाज कर सकते हैं तो हम उसको फेस ही क्यों करेंगे, मान ली कोई प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने, ठीक है, तो जब हम उस प्रॉब्लम को नजरअंदाज कर सकते हैं तो हम उस प्रॉब्लम को फेस ही नहीं करेंगे। क्योर्ड, जिसका इलाज नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर जिस चीज का इलाज नहीं हो सकता उसे एंड्योर्ड किया जाता है। कहावत यही है कि अगर किसी चीज का आपके पास इलाज नहीं है तो फिर उस परेशानी को जैसा है उसको फेस कीजिए और उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ लाइफ को गुजरने दीजिए, और वक्त गुजर जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज होती है, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, यानी जिस चीज का, या कभी कभी कुछ हमें परेशानी ऐसी आती है हमारी जिंदगी में कि हम परेशान होते हैं, फिर सोचते हैं क्या करें, तो लोग कहते हैं भैया सब्र रखो सब ठीक हो जाएगा। तो वही चीज है, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। हेटेड, यानी जिसको नफरत नहीं कर सकते, फॉरगॉटन, जिसको भूल नहीं सकते। अब बॉइस्टरस पर्सन इज वन हु इज, बॉइस्टरस का मतलब होता है फुली एनर्जेटिक, ठीक है, एंथुसियास्टिक, एकदम जोश से भरा हुआ, ठीक है। तो बॉइस्टरस का मतलब देखें वेरी फैट, बहुत मोटा, इल मैनर्ड, बहुत ही रूड तरीके से बिहेव करने वाला, जिसको मैनर नहीं है, ठीक है ना, बदतमीज किस्म का आदमी। नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, जो एनर्जेटिक बंदा है, यानी कि नॉइजी, बहुत ही शोर शराबा, एकदम जोश से जो बात करता है, या जो बात भी करता है ऐसा लगता है कि माइक में बात कर रहा है, ठीक है ना। बार्ड का मतलब होता है गंजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है हमारे पास, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा पेपर ये खत्म होता है। हमने देखा एमयू बीए बीएड का जो प्रीवियस ईयर पेपर था 2024-25 वाले सेशन का, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और मेरे एक्सप्लेनेशन आप लोगों के समझ में आए होंगे। थैंक यू।